नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारे चैनल पर आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा जो मटेरियल है, जितने भी जो सिलेबस है वो सारा कवर करवाया जाएगा एमसीक्यू टाइप से। तो आज का जो सेशन है वो पहला सेशन है हमारा, जिसमें हम जीके जो जनरल साइंस है उसके 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैंडेला मात्रक क्या है। तो जो कैंडेला है वो मात्रक किसका है? तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, याद रखना कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ध्यान रखना, जूल दो चीज की इकाई होती है। जूल किस किस की होती है? एक तो होती है ऊर्जा की इकाई और एक होती है कार्य की इकाई। तो दोनों ऑप्शन में साथ कभी नहीं आएंगे। तो इसमें ऑप्शन में देखो ऊर्जा और कार्य में से कौन सा है? तो ऊर्जा ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा होगा। जूल जूल ऐसा ही मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, और जो एक होता है अर्ग, जो सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। इसमें है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, यानी जो एसआई यूनिट्स है मात्रकों की वो कब लागू की गई थी। तो एक याद रखना, जो एसआई मात्रक है वो 1971 में लागू किए गए थे। लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति होती है। एमकेएस यानी कि जिसमें दूरी को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को नापते हैं सेकंड में। तो ये एमकेएस पद्धति है, इसी का क्या नाम है? इसी को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये 1971 में लागू हुई थी, ताकि पूरे जो दुनिया है उसमें एक समान क्या है, मानक एक मात्रक माना जा सके हर चीज का। तो एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? एसआई मात्रक या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये 1971 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई है। ठीक है, विद्युत की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की, जिसको क्या करंट की इकाई होती है एम्पियर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई बराबर होती है क्यू बट्टा टी। ठीक है, इसके वैसे मात्रक होता है क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। ठीक है, कुलाम, और टी समय का होता है सेकंड। तो कुलाम प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। लेकिन जो प्रचलित मात्रक है वो होता है एम्पियर, क्योंकि एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है एम्पियर। ये इसका प्रचलित मात्रक है। और वैसे इसका मात्रक होता है आई बराबर होती है क्यू बट्टा टी। विद्युत धारा बराबर होती है आवेश बट्टा समय। तो कुलाम प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक, लेकिन प्रचलित मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति को हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर की पावर होती है जो लेंस की, उसको 1/d। ठीक है, डी यहाँ पर दूरी होती है, डी जिसे क्या कहते हैं? दूरी एक हमेशा मीटर में नापी जाती है। ठीक है, तो दूरी जैसे मीटर में कितनी भी रख दी, जैसे 25 लिख दी, तो 25 मीटर लेंस, जो अगर किसी लेंस की दूरी 25 मीटर किसी वस्तु की, तो 25 मीटर है। फिर 25 रखो 1/25, तो इस हिसाब से 0.4, इस हिसाब से क्या है 0.4 क्या आ गई? 0.4 डायोप्टर लेंस की शक्ति आ गई। तो शक्ति जो लेंस की शक्ति होती है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल ध्वनि को नापने की क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में होता है 1 डेसिबल कितने होता है? 10 बेल। ठीक है, 1 डेसिबल 10 बेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पेयर क्या नापने की इकाई है? ऊपर ही आया था, एम्पेयर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा या फिर करंट। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, करंट आई बराबर होता है क्यू बटा टी, अभी बताया था। ठीक है, तो एम्पेयर किसको नापने के काम आता है? करंट या फिर विद्युत धारा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक वाई होता है, वो होता है F/A डेल एल, ऊपर होता है एल। तो क्या होता है? एल की लंबाई का, और इस डेल एल लंबाई में परिवर्तन, तो इसका भी क्या होगा? मीटर। तो दोनों का मीटर मीटर होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर बात क्या बचा? एफ और ए बचा। तो एफ यानी बल, बल का होता है न्यूटन, और ए होता है एरिया। तो एरिया और न्यूटन, एक मिनट, फिर क्या बचता है? F/A बचता है, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाता है। तो इसका होता है न्यूटन, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है? ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो समान विमीय सूत्र कौन कौन सी राशियों होंगे मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, बल एवं दाब, ये बल और दाब, इन कौन से क्या समान विमीय सूत्र नहीं होंगे वो देखना है। तो अभी मैंने बताया था कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, जूल या फिर अर्ग, जो भी आप मानो।
ठीक। फिर आवेग और संवेग इनका भी एक होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है इसका सूत्र। फिर भार और बल, किसी वस्तु पर बल लगाना या फिर उसको धक्का देना, वो भार और बल क्या होता है, एक ही चीज होती है, लेकिन दाब एवं बल होता है इनका क्या होता है, मात्रक अलग अलग होता है। तो इसका आंसर होगा दाब एवं बल। जो दाब एवं बल है इनका मात्रक क्या है, सेम नहीं है, विमीय सूत्र भी सेम नहीं है। बाकी इन तीनों का विमीय सूत्र को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो इन तीनों का क्या आपस में, इन दो का समान है, इन दो का समान है और इन दो का समान है, लेकिन बल एवं दाब का विमीय सूत्र क्या है, अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कहते किसे हैं? अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनका परिमाण तो क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, परिमाण तो क्या हो, निश्चित हो, लेकिन उसकी दिशा क्या हो, निश्चित नहीं हो, ठीक है, दिशा निश्चित नहीं हो। तो अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा इसकी अदिश राशि है। बल गुण क्या है, इसकी सदिश राशि होती है, बल टॉ से लिखा जाता है, ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और संवेग भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, संवेग को MV सूत्र से लिखा जाता है। वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। फिर जो ऊर्जा है ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, तो ये क्या होगी, अदिश राशि होगी। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपनी पहली क्लास है इस चैनल पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी होती है जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो, निश्चित हो? तो जो सदिश राशि है तो वो होगी, देखिए पिछले में मैंने बताया था, ऊर्जा तो क्या होती है, अदिश राशि होती है, पिछले ही क्वेश्चन में आया था, ये अदिश है, ठीक है, कार्य भी अदिश है, दाब भी अदिश है। तो सदिश कौन सी होगी फिर? तो सदिश होगी संवेग। तो संवेग क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि, ये सारे क्वेश्चन यांत्रिक यानी मैकेनिज्म है उसमें से लिए गए। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि कौन सी है वो देखना है। तो अदिश राशि है, विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेग भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, बल भी क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो जो आयतन है वो क्या होती है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इनमें से भी सदिश राशि देखो कौन सी है। तो जो सदिश राशि वो है, पहला द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होता, समय भी सदिश राशि नहीं होता, लंबाई भी सदिश राशि नहीं होती। तो सदिश राशि है वेग, ठीक है, वेग सदिश राशि है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सदिश होती है। वेग होता है, विस्थापन होता है, ठीक है, वेग, विस्थापन, बल, ये सब क्या होती है, सदिश राशि होती है। और इनके जो विपरीत होती है, वेग के विपरीत चाल होती है। चाल और वेग वैसे तो समान होते हैं, लेकिन चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है, और वेग होता है सदिश। वैसे विस्थापन और दूरी एक ही चीज होती है, लेकिन दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न मतलब कि जो दूसरे क्या है, मात्रकों से उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि व्युत्पन्न किसे कहते हैं। व्युत्पन्न किसे कहते हैं जिसमें क्या हो, कोई और, जैसे बल है, बल क्या होता है, F बराबर M में, M यानी कि द्रव्यमान और A त्वरण। तो F बराबर M में, द्रव्यमान और त्वरण के दोनों के क्या है, दोनों ये अलग अलग मात्रक है, इनसे क्या हो रहा है, इस तीसरे का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या व्युत्पन्न हो गए। और व्युत्पन्न मात्रक नहीं है पूछा है, तो देखो द्रव्यमान घनत्व होता है, ये भी क्या द्रव्यमान आयतन से मिलकर बना होता है। आयतन क्या होता है, आयतन भी मीटर क्यूब होता है, ये भी क्या 3 लंबाइयों से मिलकर बना होता है। चाल भी क्या होती है, दूरी बट्टा समय होती है, तो ये भी क्या है, दूसरे मात्रकों से बना। लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान खुद अकेला है, मास जो होता है वो क्या खुद अकेला है। तो ये जो द्रव्यमान है ये क्या है, व्युत्पन्न राशि नहीं है। व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है, जो दूसरों के सहयोग से बनी होती है। बाकी ये तीनों को क्या बनाने में किसी और का योगदान है, लेकिन द्रव्यमान खुद में क्या है, मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो जो पदार्थ का संवेग होता है MV, ठीक है, और अनुपात, वेग का अनुपात यानी वेग का भाग दे दो, तो क्या प्राप्त होगा, M क्या होता है, द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक का जो स्थिरांक होता है उसमें मान होता है, वो होता है कोणीय गति का, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट में किसका होता है, कोणीय गति का आयाम होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल है। तो अगर लड़की अगर बैठी बैठी झूला झूल रही है और अचानक वो खड़ी हो जाती है झूले पर, तो जो दोलनों का आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर गोल घूम रही है, अगर किसी वर्ताकार या फिर गोल मेज पर क्या है, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, जैसे झूले होते हैं वो गोल घूमने वाले, इन पर अगर चलते में कोई एक लड़का आकर बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 से गुणा कर दें तो उसका क्या होगा। तो देखिए चलती हुई वस्तु का वेग बराबर दो गुना कर देते हैं, 2v कर देते हैं, तो त्वरण 2 गुना हो जाएगा। त्वरण और वेग में से कोई संबंध नहीं होता सीधा कि वेग के 2 गुना करने से वो 2 गुना हो जाए। फिर है कि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, नहीं ये भी नहीं होगी। फिर है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो ये सही होगा क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो अगर v की जगह 2v रखेंगे तो 4v² आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी कब, जब क्या वेग को 2 गुना कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि जो किसी, देखिए याद रखना आपकी जो द्रव्यमान और भार होता है वो अलग अलग राशि होती है। ठीक है, जो द्रव्यमान है वो तो क्या होता है, स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है, तो इसका बी आंसर राइट होगा। अब बात करते हैं जैसे चांद है, चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है पृथ्वी से, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पृथ्वी पर कोई आदमी का जो 40 किलो का है वहां पर जाके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, उसका भार तो कम हो गया, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है यानी उसके अंदर जो द्रव्यमान है उसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान जो अंदर अपने मटेरियल भरा है उसको कहते हैं, जबकि भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम, जिसमें क्या कहा गया है कि गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे संतुलित हो या असंतुलित हो, बल हमेशा त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। तो इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे बल में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 2 वस्तुओं पर लगेगा। ठीक है, एक क्या होगी, पहली वस्तु को धक्का मारेगी तो दूसरा उतनी परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होगा, प्रतिक्रिया बल छोड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है अभी बताया था न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है, तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का होता है। जब जो तैराक होता है वो पानी पर क्या है, हाथ मारता है, तो वो क्या करता है, उस पर पानी पर बल लगाता है, उसके विपरीत दिशा में तथा समान परिमाण में क्या होता है, पानी उस पर बल लगाता है, जिससे वो क्या है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है, ये न्यूटन का कथन है। न्यूटन के प्रथम नियम में यही बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्रतिपादित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व यानी जो अपनी स्थिति है उस पर बना रहने का प्रयास करता है। वो अगर गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करता है, और अगर वो एक जगह स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो पहले नियम को क्या कहते हैं, अभी बताया था, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी को खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो जो गाड़ी को घोड़ा खींचता है वो किस कारण, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, जिसमें क्या होता है, घोड़े द्वारा एक देखिए 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत होना। एक तो ये कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, दूसरा है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर। तो जो घोड़ा पृथ्वी, इसका आंसर होगा डी। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो बल आरोपित होता है उससे क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले घोड़ा क्या करेगा, अपने पैरों से पृथ्वी पर क्या होगा, बल आरोपित करेगा, उसके विपरीत दिशा में क्या करेगी, पृथ्वी उस पर बल आरोपित करेगी, जिसके कारण वो आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठी यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका मुख्य कारण ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के नियम के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बल पर। जो रॉकेट के ईंधन द्वारा क्या किया जाता है, पृथ्वी पर क्या बल आरोपित किया जाता है, जिसके कारण वो ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण वही जड़त्व है, विश्राम जड़त्व। याद रखना, जड़त्व आगुण मत कर देना, जड़त्व होगा। ठीक है, जड़त्व यानी वो अपनी स्थिति में क्या करेगा, रहने की प्रयास करेगा, जिसके कारण उसके गिरने की आशंका रहेगी वो अगर घोड़ा अचानक चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जब क्रिकेट के मैच में तेजी से बॉल आती है, कैच आता है, तो जो फील्डर होता है वो अपना हाथ क्या पीछे करके कैच लेता है। कारण होता है कि बॉल विश्राम स्थिति में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही उसके सापेक्ष चाल चलता है तो बॉल क्या होती है, विश्राम स्थिति में आ जाती है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है तो सबको पता है बल F बराबर होता है ma, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। अब जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो अभी मैंने बताया था द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो क्या होगा, जब व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो वहां पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है, तो भार तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, जबकि मात्रा या फिर द्रव्यमान है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, भार घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी है उसका आकार एकदम गोल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का आकार क्या है, भूमध्य रेखा पर तो उसकी त्रिज्या ज्यादा है जबकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम है। तो ठीक है, तो जो जी का मान है वो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर तो कम होगा और ध्रुवों पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन सेम वही है, अगर जी बढ़ेगा तो क्या होगा, शरीर का वजन भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, वहां पर क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, कारण क्या है, वही गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसमें विस्थापित करने में असफल रहता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य होगा वो होगा शून्य। ठीक है, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, कारण कि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, अगर विस्थापन ही शून्य, विस्थापित करने में असफल रहता है तो कार्य भी शून्य होगा। अब है, पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि कारण कि वो अपनी क्या है, स्थायित्व बढ़ाना चाहता है। ठीक है, आगे की ओर झुक जाता है कारण कि वो अपना स्थायित्व बढ़ाना चाहता है। जड़त्व का नियम यहाँ पर भी क्या होता है, लागू होता है। अगला क्वेश्चन, पिसा की जो ऐतिहासिक मीनार है जो तिरछी है वो गिरती क्यों नहीं है, कारण उसका ये नहीं गिरने का कि उसका जो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है वो उस ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, उसके जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा है वो क्या उसके आधार से होकर जाती है, जिसके कारण वो गिरता नहीं है। फिर है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, कारण कि जो पानी है वो जमने पर क्या है, उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, बोतल जमने पर क्या हो जाती है, फूट जाती है या फिर टूट जाती है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद।